सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ संख्या 6, जिसका नाम है चश्मा। इस पाठ में बताया गया है कि बच्चों की दुनिया भी निराली होती है, यानी कि बहुत अलग दुनिया होती है। कभी धमा चौकड़ी होती है तो कभी अपूर्व शांति, यानी कि कभी तो बच्चों के जीवन में बहुत मस्ती होती है, बहुत खेल होते हैं, और कभी पूरी तरीके से शांति। वास्तव में स्वर्ग उनके आसपास ही बिखरा रहता है। हाँ, कभी कभी वे बड़ों की तरह भी सोचते हैं। आपने प्रेमचंद की कहानी ईदगाह पढ़ी होगी। ये जो कहानी है चश्मा, ये ईदगाह से ही संबंधित है। किया खाना बच्चे ने कमाल, यानी कि ईदगाह कहानी आपने पढ़ी होगी, जिसके अंदर जो हामिद होता है, उसकी दादी का नाम अमीना होता है, और उसकी दादी अपने हाथों से ही चूल्हे पर रोटियां सेकती है, तो रोटियां सेकते हुए उसके हाथ जल जाते हैं। इसलिए हामिद जब ईदगाह वाले दिन जब मेला लगता है, तो उस मेले में उसके सभी मित्र अलग अलग प्रकार के नए नए तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। लेकिन हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। चिमटा किस लिए? क्योंकि इसी चिमटे से अब दादी रोटियां बनाए सेकेगी और उसके हाथ भी नहीं जलेंगे। तो प्रस्तुत पाठ में भी हम एक ऐसे बच्चे से ही आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो दादाजी के लिए कमाल कर देता है। तो पढ़ते हैं हमारा ये पाठ। मैंने अभी घर की देहरी पर पांव रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा, कह दूं दादाजी से? रहस्यमय ढंग से वह धनी की ओर देखता रहा देर तक। मैंने अभी तक घर की देहरी, यानी कि जो दहलीज होती है जिससे हम घर में पांव रखते हैं, उस पर कदम रखा ही था कि शाश्वत ने धनी की तरफ शिकायत से देखते हुए कहा कि कह दूं दादाजी से। कौन कह रहा है? शाश्वत कह रहा है। धनी अचकचाया, शायद इस अप्रत्याशित आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। जो यह आक्रमण होने वाला था, किसका? शिकायत का। अप्रत्याशित, जिसका उसने सोचा भी नहीं था। बोला कुछ भी नहीं, पर उसके मन का दबा हुआ आक्रोश रह रहकर आंखों की राह झांक रहा था। यानी कि उसके मन में जो गुस्सा, जो आक्रोश भरा हुआ था, वह रह रहकर आंखों से बता रहा था। वो अपनी आंखों से उस गुस्से को जताना चाहता था। बर्फ की फुहारों से भीगा मफलर और दस्ताने दरवाजे के पास रखे स्टैंड पर रखता हूँ। फिर चमड़े का लंबा कोट भी जतन से, जिसमें से पिघलती बर्फ का पानी बूंद बूंद निथर रहा था, यानी गिर रहा था। पॉलिथीन के बैग में लिपटी पुस्तकें मेज पर रख देता हूँ, और फिर दीवार पर टंगी घड़ी पर मेरी निगाहें अटक जाती है। किसी का फोन तो नहीं आया था? कौन प्रश्न पूछ रहा है? आया था, धनी ने उठाया, और दादाजी अभी नहीं है कहते हुए खट से रख दिया था। शाश्वत ने स्वर में कहीं शिकायत का सा भाव था। फोन कौन उठाता है? शाश्वत। और शाश्वत ही कह रहे हैं कि धनी ने फोन उठाया और दादाजी अभी नहीं है कहते हुए झट से रख दिया। और किसी का? मैंने जिज्ञासा से फिर पूछा। आए तो थे 3-4, पर धनी ने पूरी बात सुने बिना ही काट दिए। इस बार श्रीमती जी का स्वर था। वो पानी का गिलास मेज पर रखकर फिर तेज कदमों से रसोई घर की तरफ चली गई, जहाँ चूल्हे पर किसी वस्तु के जलने के कारण दुर्गंध सी फैल रही थी। अरे, यह तो पूछ लेते कि था किसका। मेरे स्वर में तनिक तलखी थी। तलखी का अर्थ होता है कड़वाहट, मतलब अच्छे स्वर में नहीं बोलना, मधुर स्वर में नहीं बोलना। तो इस प्रकार कहते हैं कि कई लोगों से कई तरह के काम होते हैं, व्यर्थ में थोड़े ही कोई फ़ोन करता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को काम होते हैं, व्यर्थ में कोई किसी को फ़ोन नहीं करता। ये बच्चे सुने तब ना। धनी तो फ़ोन की घंटी बजते ही आंखें मूंद कर भागने लगता है रिसीवर उठाने के लिए। श्रीमती जी किचन से ही आवाज़ लगाती हुई कहती है। मैं कुर्सी पर धम से बैठ जाता हूँ, तौलिए से हाथ मुँह पहुँचता हुआ कहता हूँ, कल विकल्प कह रहा था, 3-4 बार फ़ोन किए पर बात हो नहीं पाई। निहाल भाई घर आने का कार्यक्रम बना रहे, पर संपर्क ही नहीं हो सका। दिन भर की भागदौड़ से थका यों ही पांव लंबे कर लेता हूँ, आंखें मूंदे कुर्सी पर ही लेट सा जाता हूँ। तभी एहसास होता है जैसे मेरे हाथों में किसी के नन्हे से कोमल गर्म हाथों का स्पर्श सा हुआ। तभी ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे हाथों को छुआ, और वो हाथ नन्हे से कोमल से हाथ है। सहसा मेरी आंखें खुली। शाश्वत कुर्सी के हत्थे के सहारे खड़ा है। शाश्वत? कौन? शाशा, मैं चौंक कर कहता हूँ। शाश्वत अभी भी चुप था। कुछ क्षण सन्नाटा रहा। तभी शाश्वत ने मौन भंग करते हुए कहा, दादाजी, यह धनी बहुत शैतानी करता है। आपकी लिखने वाली मेज पर शॉल ओढ़कर आपकी तरह बैठता है, आपकी तरह पेन पकड़कर आपकी तरह कुछ लिखने सा लगता है। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही गुस्से से देखता हुआ कहता है, देखते नहीं, अब मैं हिमांशु जोशी हो गया हूँ। दादाजी हूँ, शोरगुल कतई नहीं। यानी कि शाश्वत को अपने दादाजी की तरह कुर्सी पर बैठना, शॉल ओढ़ना, कुछ लिखना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपने दादाजी की एक प्रकार से नकल करता है। और
कौन करता है? यह धनी बहुत शैतानी। धनी इस बात की ये अपने दादाजी की नकल करता है और शाश्वत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस पर दादी और मम्मी हंसती है तो वो और अकड़ कर कहता है, मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। अरे तुम्हें तो अभी कलम पकड़ना भी नहीं आता, कहता हूँ तो मारने के लिए दौड़ता है। कौन? शाश्वत। मैं खिड़की के शीशे उस पार चिड़ियों को बरामदे की रेलिंग पर बैठकर बतियाती हुई देखता हूँ। आश्चर्य होता है, ये गौरैया भारत में ही नहीं, इधर नॉर्वे जैसे बर्फीले इलाकों में भी होती है। मेरा ध्यान बच्चों की बातों में कम और इधर उधर की बातों में अधिक भटक रहा है। कल सेमिनार में भाग लेने विश्वविद्यालय जाना है। पत्रिका के लिए संपादकीय लिखकर फैक्स से भारत भेजना है। भौमिक परसों डेनमार्क चला जाएगा, उससे मिलना है। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला बदला सा लगता है। पता नहीं क्यों इस बार नॉर्वे आने पर बहुत कुछ बदला बदला सा लगता है। स्वयं अपने पर भी कुछ कम बदलाव नहीं। पहले शरीर पर समय का असर कम प्रतीत होता था, पर अब कुछ अधिक लगने लगा है। ओस्लो हवाई अड्डे की नवनिर्मित मुख्य इमारत से बाहर कार पार्किंग तक की कुछ दूरी खुले में पार करनी होती है। नवनिर्मित यानी नया बना गया है अभी वह इमारत से कार पार्किंग। चारों ओर बर्फ की सफ़ेद चादर सी बिछी थी। बर्फ भी ताजी नहीं, जमकर ठोस शीशे की तरह कठोर। बर्फ पर चलने का अभ्यास न होने के कारण अभी 4-6 कदम ही आगे बढ़ पाया कि पता नहीं कैसे पांव लड़खड़ाए, संतुलन बिगड़ा और मैं बर्फ पर चारों खाने चेती, यानी कि वह बर्फ पर बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उठाया और कार तक पहुंचाया गया। गाड़ी में बैठकर सांस में सांस आई। चोट तो नहीं लगी थी, पर लगता था ठंड के कारण घुटनों का दर्द कुछ बढ़ सा गया है। अभी कार मुख्य मार्ग तक पहुंच भी न पाई थी कि मेरा ध्यान चश्मे की ओर गया। उसके बाईं तरफ का शीशा नदारद यानी कि पूरी तरीके से टूट चुका था। संभव वह कहीं गिर गया हो जहां मेरा पांव रपटा था, यानी फिसला था। मैंने चश्मे को वैसे ही पहन लिया, कम से कम कुछ तो दिखेगा। कल बाजार से बनवा लेंगे, शिशिर ने कहा, हाथों हाथ मिल जाएगा। दूसरे दिन स्टूटिंग होते हुए बाजार पहुंचे, चश्मे की एक भव्य यानी बहुत बड़ी दुकान पर। डॉक्टर ने अनेक बार अनेक तरह के यंत्रों से आंखों का उलट पलट कर देखा। सारे टेस्ट करने के पश्चात अंत में जोड़ घटाने के बाद कहा, करीब 6000 क्रोनर लगेंगे। 6000 क्रोनर यानी 36,000 से भी अधिक। कुछ और भी दुकानें हैं, वहाँ भी पूछ लेते हैं, शिशिर ने सुझाव दिया। हम बाहर आते ही सिटी सेंटर की मार्केट टटोलते हैं, यानी देखते हैं। वहाँ भी स्थिति लगभग वैसी ही है। शाम को हम बैठे थे, दूरदर्शन पर कोई कार्यक्रम था। शिशिर बार बार मेरी ओर देख रहा था। उसे लगा कि शायद मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। बाबूजी, कल शाम को बोलर जाएंगे, वहाँ मेरे एक टर्किश दोस्त की दुकान है। पैसे की बात ना सोचिए, यहाँ ऐसा ही चलता है। रुपयों के हिसाब में जोड़ घटाना करेंगे तो सब मुश्किल हो जाएगा, यानी कि रुपयों को लेकर बैठ गए तो यहाँ नॉर्वे में कोई भी तरह की चीज़ हम नहीं खरीद पाएंगे। अरे भाई, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, भारत पहुँच बनवा लूँगा। एक चश्मे पर इतनी राशि खर्च करना मुझे समझदारी नहीं लगती। बिना चश्मे के भी मेरा काम आसानी से चल सकता है। पढ़ने लिखने के समय मैं यूँ भी कभी कभी चश्मा उतार लेता हूँ। हाँ, बाहर चलते समय कुछ असुविधा अवश्य होती है कभी, परंतु ऐसी समस्या नहीं होती। शाम को मैं अपने कमरे में बैठा था, इतने में धनी आया और चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी मुझे कुछ याद आया। धनु, शाशा बतला रहा था कि तुमने कहा है कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियाँ लिख सकता हूँ। वह इस प्रश्न पर शर्माया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से मेरी ओर देखता रहा। ये कौन धनी है जो अपने दादाजी की नकल करता है? स्वीकृति में उसने मात्र से हिला दिया। यहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों को तो लिखना पढ़ना भी नहीं सिखाते। अभी तुमने 5 भी पूरे नहीं किए, फिर कैसे लिखते हो? मैं बोलकर कहानी सुना देता हूँ। किसकी कहानी सुनाते हो? मछली की, चिड़िया की, नदी की, शेर की? क्षण भर का मौन तोड़ते हुए जिज्ञासा से कहता हूँ, अच्छा शेर की सुना दो। शेर की? इतना कहकर वह चुप हो जाता है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो शेर को छेर बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो श को छ बोलते हैं। अच्छा सुनिए, वह आगे कहता है, एक शेर का बच्चा था। अब वो शेर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो मात्र 5 वर्ष से भी कम का है। कौन? धनी। बेबी शेर। एक उसकी मम्मी थी, एक उसके पापा थे। तीनों एक बड़े पत्थर पर बैठे धूप सेक रहे थे। चारों ओर बर्फ थी, सामने घना जंगल था, कुछ भेड़ें घास चर रही थी। अब ये धनी अपने दादाजी को एक कहानी सुना रहा है। तभी एक शैतान लोमड़ी आई, भेड़ों पर डांटने डराने लगी। भेड़ें डर के मारे इधर उधर भागने लगी। बेबी शेर दूर से यह सब देख रहा था। उसने वहीं से आवाज़ लगाकर लोमड़ी से कहा, इन बच्चों को तंग मत करो। लोमड़ी ने पलटकर गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? शेर के बच्चे को गुस्सा आ गया, वह दौड़ता हुआ गया। लोमड़ी को एक चपत लगाता हुआ बोला,
निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। बच्चे को तंग करते शर्म नहीं आती। लोमड़ी दुम दबाकर रोती हुई भागी और बीबी शेर फिर अपनी जगह पर लेटकर धूप सेकने लगा। ये सब कौन बता रहा है? धनी बता रहा है, एक कहानी के रूप में। उसकी मम्मी पास ही लेटी ये सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी, बच्चे को शाबाशी दी, इनाम में उसे 50 क्रोनर का नोट देती हुई बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लो। किसकी मम्मी देती है रुपए? धनी की मम्मी। धनी को। इतने में शेर के पापा भी उठकर आए। उन्होंने भी उसे 50 क्रोनर चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वह बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों ने मिलकर खूब खाई। बस कहानी खत्म। कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा। सामने वाली आराम कुर्सी पर बैठा शिशिर कुछ काम कर रहा था। शायद उसका ध्यान हमारी बातों में भी था। वह उठा और 50 क्रोनर का एक नोट लाया। धनी को उसे देता हुआ बोला, शाबाश, कहानी अच्छी है, यह इनाम लो, शाशा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। धनी ने वह नोट मेरी ओर बढ़ाया। मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा सा फटा है, कुछ मैला सा। अपनी ओर से मैंने 50 क्रोनर और मिलाकर धनी की जेब में डाल दिए। कुछ अरसे बाद एक दिन शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ कमरे में आया। मैं कुछ पढ़ रहा था, आते ही बोला, दादाजी, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई और आपने उसे इनाम दे दिया। क्या गलत था उसमें? धनी बचाव की मुद्रा में बोला, क्लास में आज हमारी मैडम ने बतलाया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। धनी ने झूठी कहानी सुना दी और आपने सच मान ली। धनी को लगा हो जैसे वह जीती हुई बाजी हारने जा रहा है। वह कुछ देर सोचता हुआ बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फॉरेन से भी तो ला सकता है। क्या दादाजी, दिल्ली के चिड़ियाघर से नहीं ला सकते अपने साथ हवाई जहाज में? जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज में अपने साथ सफ़ेद झबरेला लाल मुंह वाला कुत्ता पॉलर डॉग लाए थे। मैं बीच बचाव करता हूँ कि कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। धनी अपनी कहानी को समेटने की कोशिश कर रहा है। तभी एक दिन शाशा ने कहा, दादाजी, ये धनी आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ता। रोज दादी को मम्मी को ढेर सारी कहानियाँ सुनाता है, चिड़िया की, तितली की, मछली की, नदी की, बंदर की, फूल की। कहता है जब बहुत सारी कहानियाँ हो जाएगी तो इनाम में इतने इतने सारे क्रोनर मिलेंगे, फिर बाजार से दादाजी के लिए हम चश्मा खरीद कर लाएंगे। वह दोनों हाथ फैलाता है। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। 2-3 दिन में नया चश्मा भी बनवा लिया। अरसे बाद एक दिन अपने चमड़े के हैंडबैग के भीतर वाली जेब में कुछ टटोल रहा था तो एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल के टेढ़ी बेढ़ी रेखाओं से खींचे बहुत सारे रेखा चित्र दिखे और उनके साथ 50-50 क्रोनर के 2 नोट भी रखे थे, जिनमें से एक का किनारा थोड़ा सा फटा फटा सा था, कुछ मैला सा था। तो इस प्रकार इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक धनी नाम का जो लड़का होता है वह अपने दादाजी के चश्मा जो उसे क्रोनर दिए जाते हैं उसकी कहानी सुनाने के लिए वो उस क्रोनर को इकट्ठा करता है और अपने दादाजी के लिए वह चश्मा बनवाता है। धन्यवाद।